नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज गुरुकुल आपके साथ फिर एक नई दवाई लेके, जिस दवाई का नाम है लिलियम टिग। अगेन फ्रिक्वेंटली यूज्ड दवाई नहीं है, डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हमारे द्वारा इतनी यूज हुई नहीं है। अभी तक 7, 8 या 10 प्रिस्क्रिप्शन ही लिलियम टिग के हमारे द्वारा हुए होंगे, लेकिन हमने अपने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है, सीखा है, वो हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। और लिलियम टिग लेने का कारण भी यही है कि पता नहीं ईश्वर हमसे क्या चाहता है। कल एक मरीज आए जिनके अंदर सबाइना प्रिस्क्राइब हुआ और हमने आपको सबाइना पढ़ाया। आज एक पेशेंट आए जिनके अंदर लिलियम टिग प्रिस्क्राइब हुआ और आपने प्रैक्टिकली देखा कि लिलियम टिग प्रिस्क्राइब हुआ है, जिसका फॉलोअप था। और अब आप लिलियम टिग देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जो लर्निंग है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, कि जहाँ थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर किए जाते हैं। आपने देखा, अब आप वो सुनेंगे तो हमें लग रहा है कि आपको ज़्यादा याद रह जाएगा, और याद रह जाएगा तो पूरी ज़िंदगी आप लिलियम टिग कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई भी मरीज़ आपके पास आया, जो हम आगे जिस इंडिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे उनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन दिए तो आप जरूर लिलियम टिग प्रिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जर्नी शुरू करते हैं। आज का व्याख्यान लिलियम टिग के साथ। क्या है इंडिकेशन, कौन कौन से इंडिकेशन हैं, कब कब लिलियम टिग सोचना है। देन फर्स्ट इंडिकेशन इज हॉट, थर्मल इंडिकेशन। अब सबको ऐसा लगता है कि थर्मल में तो 2 ही इंडिकेशन मिल सकते हैं, आइदर हॉट और आइदर चिली। तो हर मेडिसिन में इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हो जाएंगी। लेकिन मित्रों, हम लिखने को लिखते हैं कि देर आर मोर देन 5000 मेडिसिन इन द होम्योपैथी, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में होम्योपैथी में कितनी मेडिसिन यूज होती हैं? ज़्यादातर 50 से 60 मेडिसिन जो पॉलीक्रेस्ट हैं, 70 से 80% केसेस के अंदर वही मेडिसिन फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं। तो आप उसमें से 40 मेडिसिन हॉट होंगी, 40 चिली होंगी। अब आपको एक ही इंडिकेशन पता चल गया कि हॉट है या तो चिली है, तो आप 40 मेडिसिन के अंदर उन 40 में से कुछ ही मेडिसिन थर्स्टी होंगी, कुछ ही थर्स्टलेस होंगी। अब तकरीबन देखा जाए तो 20 थर्स्टी हैं और 20 थर्स्टलेस हैं। आपको पता चला या थर्स्टी, तो अगेन आप सीधे 20 मेडिसिन के अंदर। अब उसमें से कुछ राइट साइडेड होंगी, कुछ लेफ्ट साइडेड होंगी। आपने लिखा राइट साइडेड, सीधे 10 मेडिसिन के अंदर। अब आपको उन्हीं 10 मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना है और दवाई देनी है। यह है होम्योपैथी का लेवल 1। जब आप बिगिनिंग करते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं, तब इस तरह से सोचना है, क्योंकि 10 मेडिसिन है। अब हॉट है, थर्स्टी है, राइट साइडेड है, 10 मेडिसिन आपको मिले। उन 10 में से उसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखना है। दूसरे 1-2 इंडिकेशन हैं, डिजायर, एवर्जन है, मोडालिटीज हैं, कॉन्कोमिटेंट हैं, मेंटल मिले तो कुछ मेंटल है, या तो स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो देखेंगे तो आराम से आप उन 10 में से 1 या 2 मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। 2 मेडिसिन तक पहुंच गए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया और कंफर्म ये मेडिसिन देना है। इसी को सिमिलिमम कहा जाता है और यही होम्योपैथी है। फिर दूसरा स्टेप आता है, एक 80 मेडिसिन आपको आ गई पॉलीक्रेस्ट, उसके बाद दूसरी 80 मेडिसिन आती हैं जो कभी कभार यूज होती हैं। बाकी के 10-15% केसेस के अंदर वो मेडिसिन आती हैं। तो उन मेडिसिन में भी इसी तरह से होता है, हॉट, थर्स्टी, थर्स्टलेस, साइड इफेक्शन। तो तकरीबन उसके बाद लेवल 3 आएगा, जब आप तीसरी 80 मेडिसिन पढ़ेंगे और आपकी टोटल मेडिसिन होंगी 250। आप 250 मेडिसिन के ऊपर पकड़ रख के प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपका जो सक्सेस रेशियो है वो 90% से कम होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का शौक होता है कि हर केस के अंदर नई मेडिसिन ला के आना, उनकी बात अलग है। वो हमें नहीं मालूम है, हमें उस तरह से नहीं आता है, वो हमारा अनुभव नहीं है। प्रिजुडाइज नहीं होना, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी। ट्यूबरकुलर मायाजम के दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं
तो लेना है। इट इज वन इंडिकेशन फॉर दैट, इट इज नॉट ओनली इंडिकेशन फॉर दैट। क्लियर? सो कई लोग हैं जो हर बार रेयर रेमेडीज के साथ, छोटी रेमेडीज के साथ, नई रेमेडीज के साथ आते हैं, उनका अपना कॉन्सेप्ट है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें वैसे नहीं आ रहा है। हमें जिस तरह से आता है, हमारा जो अनुभव है, हमने जो अपने गुरुजनों से लिया है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा सक्सेस रेशियो आपको मिलेगा। हमें तो यही लगता है, हम जब तक हनीमैन को जानते हैं तो हनीमैन का जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ सिमिलिया, तो ये सब यही होगा। हनीमैन शायद उस वक्त यही सोचते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। जरूरी नहीं है कि हमारा मानना सत्य हो। सो थर्स्टी दूसरा इंडिकेशन है, और जब आपको दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तब आपको हॉट, थर्स्टी, साइड अफेक्शन, इन सब को साइड में रखना है। पता चल रहा है होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक ऐसा गेम है जिसके अंदर होम्योपैथ पूरी जिंदगी इंडिकेशन और डिफरेंशिएशन में निकालता है। हाउ टू डिफरेंशिएट लिलियम टिग एंड सबाइना, हाउ टू डिफरेंशिएट लैकेसिस एंड लिलियम टिग, हाउ टू डिफरेंशिएट ब्रायोनिया एंड लिलियम टिग। पूरी जिंदगी होम्योपैथ का इसी के अंदर निकलेगा। और अलग अलग इंडिकेशंस, अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। हमारे पास एक मरीज आए जो आपने आज ही देखा, राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा था, स्टीफनेस ऑफ जॉइंट्स था, मेनोपॉज के दौरान दिक्कत हुई थी, मेनोपॉज के दौरान ही हाइपरटेंशन और शुगर आया था, हॉट थे और थर्स्टी थे। सो इन्हीं इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको लिलियम टिग प्रिस्क्राइब किया था। अब दूसरा मरीज हमारे पास आएगा जिनको मेंस्ट्रुअल फ्लो ओनली ऑन मूविंग है। डॉक्टर साहब मेंसिस आता है, लेकिन जब चलती हूं ना तो ही मेंसिस आता है, रुक जाती हूं तो मेंसिस भी रुक जाता है। ऐसा इंडिकेशन मिला, ठीक है। उसको यूटेराइन कंप्लेन के साथ हार्ट कंप्लेन मिला, मतलब हाइपरटेंशन है तो वही हुआ ना, यूटेराइन कंप्लेन के साथ हार्ट कंप्लेन मिला। और मरीज चिली मिला तो हम वहां भी लिलियम टिग सोचेंगे। पता चल रहा है? पहला लेवल है कि थर्मल, थर्स्ट, साइड अफेक्शन, ये सब के ऊपर रिलाई करो जब कुछ नहीं मिल रहा है केस के अंदर। दूसरा तो थर्मल, थर्स्ट, साइड अफेक्शन, डिजायर, एवर्जन और जो पैथोलॉजी है स्फीयर ऑफ एक्शन, उसके ऊपर रिलाई करके प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो है, कुछ नहीं है तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए कुछ तो पिक्यूलियर चाहिएगा ना। तो इट्स सेल्फ पिक्यूलियर, पैथोलॉजी इट्स सेल्फ पिक्यूलियर कि उनको यूटेराइन ट्रबल ही क्यों हुआ, उनको हार्ट कंप्लेन ही क्यों हुआ, वो पिक्यूलियर है। लेकिन जब कीनोट्स मिलते हैं उससे भी ज्यादा पिक्यूलियर सिम्टम मिल रहे हैं, तो वहां पे हमें इन सब को छोड़ देना। कहां पे क्या पकड़ना और कहां पे क्या छोड़ना, ये आर्ट है। और इसीलिए होम्योपैथी इज नॉट ओनली साइंस, इट इज आर्ट एज वेल एज। जितना साइंस है उतना ही आर्ट है। किस टाइम के कौन सा इंडिकेशन पकड़ना, किस टाइम पे कौन से इंडिकेशन को छोड़ देना, हमने यही टोटालिटी था। इसके अंदर वेरेट्रम एल्बम भी आ रहा था, स्टीफनेस ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट पेन, मेनोपॉज आफ्टर मेनोपॉज ड्यूरिंग कंप्लेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हॉट और थर्स्टी, ये सब हमारे इंडिकेशन थे। वेरेट्रम एल्बम भी था, ब्रायोनिया भी आ रहा था, सल्फर भी आ रहा था, लाइकोपोडियम भी आ रहा था। तो उन सबको डिफरेंशिएट करना है। तो वहां पे अगर मरीज हमें ब्लाइंड पाइल्स के साथ मिलता तो हम ज्यादा लाइकोपोडियम की ओर जाते। अगर मरीज के अंदर मेनोपोज वाला इंडिकेशन नहीं मिलता कि मेनोपोज के दौरान दिक्कत हुई है, तो शायद हम ब्रायोनिया सोचते, राइट साइडेड अफेक्शन, थर्स्टी एंड हॉट। लेकिन जो मिला कि मेनोपोज के दौरान ही दिक्कतें शुरू हुई, बस वहीं से हमने लिलियम टिग सोचा। तो किस जगह पे क्या पकड़ना है, किस जगह पे क्या छोड़ना है, यही होम्योपैथी है। इस जगह पे अगर आप मेनोपोज के दौरान शुरू हुई कंप्लेनों को छोड़ देंगे तो आप लिलियम टिग को छोड़ देंगे, आपका प्रिस्क्रिप्शन ब्रायोनिया हो जाएगा। पता चल रहा है? इसी तरह अगर इन कहीं पे इंडिकेशन के अंदर सप्रेस्ड इरप्शन मिले होते तो शायद हम सल्फर सोचते। जहां कुछ नहीं मिल रहा है तो वहां ऐसे कॉमन इंडिकेशन भी अनकॉमन लेके सोचना है। और जहां दूसरे इंडिकेशन मिल रहे हैं जो एपोरिज्म 153 हैं, तो वहां पे इन सब को छोड़ देना है, उसी के ऊपर फोकस करना है।
एक बार क्या हुआ, हमने ये स्टोरी आपको पहले भी बताई थी कि एक गांव के अंदर बहुत बड़े साधु महाराज आए, और साधु महाराज आए तो गांव के लोगों को लगा चमत्कारिक साधु महाराज हैं, सबने उनको नमन किया और खूब प्रार्थनाएं की कि साधु महाराज हमें मोक्ष की ओर ले चलिए, हमें भगवान से मिला दीजिए। साधु महाराज ने कहा चलिए ठीक है, आपको भगवान से मिला देते हैं। साधु महाराज वहाँ से निकले और सब लोग गांव वाले भी उनके साथ निकले। थोड़ी दूर चले तो चांदी के पहाड़ आए, देखा तो चांदी के सिक्के ही सिक्के, पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो कई सारे लोग वहीं पे रुक गए और चांदी के सिक्के भर भर के रखने लगे, वहीं पे रुक गए, वहीं से लौट गए। कुछ लोग थे जो साधु महाराज के साथ आगे चले, तो वहाँ आगे गए तो सोने के पहाड़ मिले, सोने के सिक्के मिले। कुछ लोग वहाँ पे रुक गए, वहाँ से वापस लौट गए। कुछ लोग वहाँ से भी आगे चले, आगे गए तो हीरे जवाहरात मोती माणिक के ढेर लगे हुए थे। लोगों ने सोचा ओ हो क्या बात है। बहुत सारे लोग वहाँ रह गए। कुछ ही लोग थे, 2-4 लोग जो साधु महाराज के साथ थे, वो वहाँ से आगे निकले तो बाद में वहाँ उनको भगवान मिले और भगवान दिखाई दिए। सो ये क्या है? हायरार्की ना, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है आगे का, तो चांदी को लेके भी प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। जब सोना मिल रहा है तो चांदी को छोड़ दीजिए, जब हीरे जवाहरात मिल रहे हैं तो सोने को छोड़ दीजिए, और जब स्वयं भगवान मिल रहे हैं तो हीरे जवाहरात को भी छोड़ दीजिए। तो इसी के तरह होम्योपैथी में है कि थर्मल, थर्स्ट, साइड अफेक्शन, पैथोलॉजी, ये सब हैं। ये चांदी जितना कीमती है, लेकिन जब दूसरे अच्छे की नोट मिलते हैं तो चांदी को छोड़ दीजिए, उनके ऊपर रिलाई करिए। साथ में एक पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज क्रिएट कीजिए, एक टोटालिटी बनाइए जिसमें हायरार्की में सोना ऊपर होना चाहिए, चांदी नीचे होना चाहिए। उसके बाद अगर आगे गए और हीरे माणक मोती जवेरात मिले तो वो ऊपर, बाद में सोना, बाद में चांदी। उससे आगे गए वहां पे भगवान मिले तो भगवान सबसे ऊपर, बाद में हीरे माणक जवाहर, बाद में सोना, बाद में चांदी। पता चल रहा है? अगर वहां पे चांदी छूट जाए तो छूटने दीजिए, वहां सोना छूट जाए तो छूटने दीजिए। हमारे पास उससे ज्यादा अगत्य इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो होम्योपैथी में ये है कि कब क्या पकड़ना और कब क्या छोड़ना, यही आर्ट सीखने की है। और आप सबको मालूम होगा कि आर्ट कहाँ से आती है। अभी तो आर्ट स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन कितने आप आर्टिस्ट जानते हैं जो आर्ट स्कूल में से निकले हों? कहाँ से आती है आर्ट? आर्ट कम फ्रॉम विद इन। जो कलाकार होते हैं ना, वो धुनी दिमाग के होते हैं। कला चाहे कोई भी हो, चाहे चित्रकार हो सकता है। विंसेंट वैन गॉग को पढ़ा है? वो बहुत अच्छे चित्रकार थे। उनका बुक है गुजराती में नाम से सड़कता सूरजमुखी। उनकी पूरी कथा दी गई है। पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन वो एक अलग टाइप के ही पेंटिंग बना पाते थे। दूसरे जो भी थे चित्रकार, उनकी तरह उनके चित्र नहीं होते थे, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उनके जो भी चित्र थे वो करोड़ों रुपए में बिके। इसी तरह से जो भी म्यूजिशियन होते हैं, गायक होते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो गायकी कहाँ से आती है? फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है। और वो लोग क्या करते हैं? आपने कभी दिखा है कोई चित्रकार चित्र करते हो तब? यस, फुल कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। फिर उनको आजू बाजू का कुछ ध्यान रहता है? नहीं रहता है। फिर एक बार चित्र बनाया, अच्छा नहीं बना तो क्या करेंगे? तोड़ के निकाल देंगे, फिर से मेहनत करेंगे। फिर अच्छा नहीं बना तो फिर तोड़ के निकाल देंगे, फिर से मेहनत करेंगे। उसी तरह से कोई गायक है जो हारमोनियम लेके बैठे हैं और सारे गम पद निशा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? रियाज करते हैं। क्या करते हैं? रियाज करते हैं। और रियाज को क्या कहा जाता है? साधना। अगेन, लेकिन वो रियाज भी कहाँ से आता है? विधिन। तो उसी तरह होम्योपैथी भी एक आर्ट है, और आर्ट विधिन, अंदर से आएगा। मालूम चल रहा है? और वो कौन निकालेगा? जिसी तरह एक पत्थर के अंदर से मूर्ति निकालते हैं, जो शिल्पकार होते हैं। किसी शिल्पकार को किसी ने पूछा
कि आपने तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, शिल्पकार ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमने कुछ बनाया नहीं है, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर थी, हमने तो सिर्फ मलबा निकाल दिया है। तो उसी की तरह जो भी कोई गुरु होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो आपका मलबा निकालेंगे, तो आपके अंदर का होम्योपैथ अपने आप बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होम्योपैथी सीखी जाती है। ये होम्योपैथी सीखने का प्रोसेस है। जितने भी आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने गुरु सेवा की है, कहीं से न कहीं से सीखा होगा। वो किसी स्कूल में से पढ़ के कोई बुक, कभी आपने देखा ऐसा बुक कि हाउ टू क्रिएट अ पिक्चर, किस तरह से पेंटिंग किया जाता है, वो पढ़ा और उसके बाद वो बहुत बड़ा पेंटर बन गया। कभी देखा है कि कोई म्यूजिक का बुक पढ़ा और बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया? क्यों? वाह, नहीं होता है ना, क्योंकि आर्ट वही है जो साधना से सीखी जाए। डिग्री आपको ऐसे ही मिल सकती है, एग्जाम पास करने से आपको डिग्री मिल जाएगी, आर्ट नहीं मिलेगी। यस, होम्योपैथी नहीं आ जाएगा, आपको डिग्री तो 1-1.5 महीने के बाद मिलने ही वाली है, लेकिन आपको होम्योपैथी नहीं आ जाएगा। वो सीखना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, किसी के सानिध्य में रहकर करना पड़ता है, और तब जाके आता है। पता चल रहा है? वो कौन थे? बहुत बड़े चित्रकार थे, पिकासो, नाम सुना है ना? हाँ, तो वो क्या किया था उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, उन दूसरे लोग शायद समझ नहीं पाते थे तभी कि वो पेंटिंग में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो पेंटिंग कर रहे थे। उसी तरह दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करें कि तुम ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपको मालूमात होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। करेंगे, होंगे क्रिटिसिज्म तो मिलेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कालिदास जी महाराज का नाम सुना? क्या क्या कहानी है उनका? हाँ, फिर वो उन्होंने क्या कहा? वो वाइफ के पास गए और काली माता जी आ गई, बेटा तुम्हारी प्रेम देख के मैं खुश हो गई। तो हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनकी पत्नी ने उनको कुछ बोला, ताना मारा उनकी पत्नी ने, और वहां से जाके वो काली मंदिर में चले गए, और फिर उन्होंने क्या किया? साधना की, और उसके बाद उन्होंने महाकाव्य रचे। सो साधना, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आर्ट, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप उस पर्सन का इंटेलेक्ट कैसा भी हो उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। सो होम्योपैथी भी वैसा ही है, लेकिन करना तो पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। So reflex condition of mind, heart, rectum, bladder dependent on the uterine ovarian pathology. Reflex condition मतलब उसके साथ होना या तो प्रतिबिंबित होना। यूटेराइन और ओवरी का डिसीज है, उसका अच्छे से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसके साथ माइंड के ऊपर या तो हार्ट के ऊपर या तो रेक्टम के ऊपर या तो ब्लैडर के ऊपर कुछ सिम्टम्स मिलेंगे। तो यूटेराइन कंप्लेंट के साथ दूसरे सिम्टम्स मिलना, इट इज अ इंडिकेशन फॉर लिलियम टिग। हिस्टेरिकल पेशेंट विथ यूटेराइन एंड कार्डियक ट्रबल। सो आपको अभी बहुत इंडिकेशन मिलेंगे। आफ्टर हिस्टेक्टोमी हाइपरटेंशन, आफ्टर हिस्टेक्टोमी कार्डियक डिसीज, विथ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट कार्डियक डिसीज, एट द मेनोपोजल एज कार्डियक डिसीज, इन सब के अंदर लिलियम टिग इंडिकेटेड है। ये इंडिकेशन मिलता है कि यूटेराइन डिसीज विथ कार्डियक ट्रबल। मस्ट कीप हर बिजी
टू रिप्रेस हर सेक्सुअल डिजायर। अब ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि लिलियम टिक के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सोचना कैसे है कि जब सेक्सुअल डिजायर ज्यादा मिलती है तो लिलियम टिक सोचना है। पता चल रहा है, दोनों बातें में बहुत अंतर है। एक के अंदर आप मेडिसिन को फोकस करके पेशेंट को सोच रहे हो, दूसरे में आप पेशेंट को फोकस करके मेडिसिन सोच रहे हो। तो हमारे पास पेशेंट है, मेडिसिन नहीं है, वो हमें ढूंढनी है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं लिलियम टिक हॉट होता है, लिलियम टिक थर्स्टी होता है, लिलियम टिक का सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होता है, लिलियम टिक में यूटेराइन कंप्लेंट्स के साथ हार्ट ट्रबल होते हैं, तो फिर हम पेशेंट के अंदर लिलियम टिक ढूंढते हैं। वो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस हमारी दृष्टि से गलत दिशा की ओर जा रहा है। हमें क्या करना है कि अगर हॉट हो तो लिलियम टिक सोचिए, थर्स्टी हो तो लिलियम टिक सोचिए, यूटेराइन कंप्लेंट के साथ हार्ट डिसीज हो तो लिलियम टिक सोचिए, अगर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो तो भी लिलियम टिक सोचिए। सब एक पेशेंट आया जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है, हॉट है, थर्स्टी है और यूटेराइन ट्रबल के साथ हार्ट डिसीज है, तो वहां पे पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज लिलियम टिक के अंदर मिलेगा, तो वहां पे लिलियम टिक देना है। हमें मेडिसिन को पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है, हमें पेशेंट का जो टोटालिटी मिलता है उसके मुताबिक मेडिसिन सोचना है। हम होम्योपैथी नहीं कर पाते हैं और प्रिज्यूडाइज हो जाते हैं, उसका मेन कारण ये है कि हमारा मटीरिया मेडिका पढ़ने का, मटीरिया मेडिका याद रखने का और मटीरिया मेडिका सोचने का तरीका मेडिसिन को सेंटर में रख के है, लेकिन प्रैक्टिस मेडिसिन को सेंटर में रख के नहीं की जाती है। क्लिनिकल के अंदर पेशेंट सेंटर में होते हैं, मरीज को सेंटर में रखना है। वो अगर लिलियम टिक के इंडिकेशन देता है तो लिलियम टिक दीजिए, वो अगर सबाइना के इंडिकेशन देगा तो सबाइना दीजिए, वो अगर सेपिया के इंडिकेशन देगा तो सेपिया दीजिए, वो अगर लेकेसिस के इंडिकेशन देते हैं तो लेकेसिस दीजिए। हमें किसी भी मेडिसिन में पेशेंट को फिट नहीं करना है। वो मरीज है, वो जो इंडिकेशन देगा उसका टोटालिटी बनाइए और वो टोटालिटी जिस मेडिसिन में आए वो मेडिसिन दीजिए। ये डिफरेंस है। और ये थॉट प्रोसेस जब आपको मालूमात चलेगी, जब आप इतने रिसेप्टिव होंगे कि इस थॉट प्रोसेस को स्वीकार कर सकेंगे, इसका प्रायोगिक अनुसंधान कर सकेंगे, उसके बाद आपको होम्योपैथी करने से कोई नहीं रोक सकेगा, रिजल्ट स्वयं आने लगेंगे। मेडिसिन चाहे आप कोई भी दो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सिद्धांतों से। तो क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है। और डिजायर का मतलब क्या होना, इच्छा होना। इच्छा कब होएंगी, जब आप फ्री हैं तो आपको इच्छा होती है। पता चल रहा है, जब आप अपने प्रिय पात्र के साथ बात कर रहे हो तो आप क्षुधा, तरस सब कुछ भूल जाते हैं, वहां आपको भूख भी नहीं लगती, वहां आपको प्यास भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप उससे भी अगत्य का कारण काम कर रहे हैं, इसीलिए। तो उसी तरह सेक्सुअल डिजायर भी ज्यादा कब मिलेगा, जब फ्री होंगे, तब जब इससे अच्छे दूसरे कुछ काम कर रहे हैं तो वो डिजायर उतना सताएगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि मरीज है वो अपने आप को काम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजी रखते हैं ताकि उनको सेक्सुअल डिजायर ज्यादा सताए ना। और स्पेशली एक इंडिकेशन है लिलियम टिक के अंदर, क्या कि कंप्लेन इन द विडो और अनमैरिड गर्ल। भूख किसको ज्यादा लगती है? यस, जिसके पास खाना नहीं होता है। यही है, राजा के पास 36 पकवान होते हैं। कितने लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, भूख लगाने की दवा दीजिए। उनके पास खाने को बहुत होता है लेकिन भूख नहीं लगती है। और कई जगह ऐसी चीजें हैं, ऐसे लोग हैं जहां खाने को कुछ नहीं होता है लेकिन भूख ज्यादा लगती है। क्यों? ऐसा सोचना चाहिए ना, क्यों? जिसके पास जो नहीं है ना उसके लिए डिजायर ज्यादा होती है। जिसके पास खाने को नहीं है तो उसको खाने को बहुत ज्यादा मन करता है। जिस चीज का जितना ज्यादा चिंतन किया जाए उस चीज की डिजायर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये वेद कहते हैं। क्या कहते हैं वेद? वेद ये कहते हैं कि इंद्रियों को जितना तृप्त किए जाओगे, इंद्रियां उतनी ही ज्यादा क्षुधातुर होती जाएंगी। क्षुधा माने भूख। तो चिंतन ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको भूख लगती है वो भूख का, खुराक का ज्यादा चिंतन करते हैं।
खाते हैं फिर भी उनको भूख ज्यादा लगती है। पता चल रहा है? जिनको उसका चिंतन करना नहीं होता है, क्यों? जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है तो उनको खाने का या भूख का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको ऐसा ही होता है कि पड़ा है तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तभी जाके उनको भूख नहीं लगती है। तो ये आपको स्टडी करना है। Menstrual flow only when moving about. Flow stop as the stop walking. मूविंग करने से ही मेंसिस आता है। मैं चलती हूं तो मेंसिस अपीयर होता है, रुक जाती हूं तो मेंसिस नहीं होता है। हैं? ऐसा हो सकता है? मैंने तो पूरा मेडिसिन पढ़ा, गायनेकोब्स पढ़ा, ऐसा तो कि एक भी डिसीज में नहीं है। जो नहीं है वो मिलता है, उसी को पिक्यूलियर कहा जाता है। एपोरिज्म 153। वार्म ब्लडेड डिजायर कूल रूम, सफोकेशन इन द वार्म रूम। अब वार्म रूम में सफोकेशन होना, अनदर मेडिसिन इज पल्सेटिला लेकेसिस, जो अगेन मेनोपोजल कंडीशन के अंदर इंडिकेटेड हैं। तो उन सबको साथ में सोचना है और फिर डिफरेंशिएट करते जाना है। फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर यूरिन एंड स्टूल विथ यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? अपनी जगह पे नहीं है। रिट्रोवर्टेड, पता चला? सो आपको यूएसजी के अंदर मिलता है कि रिट्रोवर्टेड यूटेरस, और आपको मिलता है कि टेनिसमस, बार बार स्टूल पास करने को जाना पड़ता है लेकिन अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल मिलता है। मरीज हॉट है, मेनोपोजल कंडीशन है और थर्स्टी है। तो आपका मेडिसिन कौन सा होना चाहिए? लिलियम टिग। अंजाइना पेक्टोरस विथ पेन इन द राइट आर्म, कल हमने कौन सा मेडिसिन देखा था? उससे पहले नाजा, जिसके अंदर भी अंजाइना के सिम्टम थे। मगर अंजाइना अगर लेफ्ट आर्म में रिफ्लेक्ट होता है तो वहां पे नाजा सोचना है। अंजाइना अगर राइट आर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहां पे लिलियम टिग सोचा जाता है। एक और स्टडी आपको दे रहे हैं, ज्यादातर हाइपरटेंशन, अंजाइना, कार्डियक डिसीज इन द फीमेल एट द एज ऑफ मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज होते हैं। क्यों? ये आपका होमवर्क है, कीजिए। सब कुछ हम आपको दे देंगे क्या? ठीक है, तो वो आपको करना है। गेट्स ट्रैगरिंग, कांट वॉक स्ट्राइट, चक्कर आने लगना, सीधा ना चल पाना, अगर ऐसा भी मिलता है तो वहां पे भी लिलियम टिग सोचना है। पेन इन द स्मॉल स्पॉट्स, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, कभी यहां दुखना, कभी यहां दुखना, कभी वहां दुखना, कंटिन्यूस शिफ्टिंग हो रहा है, हॉट है, एट द एज ऑफ मेनोपॉज है, यूटेराइन ट्रबल है, तो दूसरा मेडिसिन पल्सेटिला, अगेन शिफ्टिंग कंप्लेंट्स। मगर हर बार चेंजिबिलिटी लेकर पल्सेटिला में नहीं घुस जाना है। हम अब आपको ये सिखा रहे हैं। पहले हम आपको कह रहे थे कि चेंजिबिलिटी मिले तो पल्सेटिला दे दो, चेंजिबिलिटी मिले तो पल्सेटिला दे दो, लेकिन अब हम ही आपको कह रहे हैं कि चेंजिबिलिटी मिले तो पल्सेटिला के साथ साथ लिलियम टिग भी सोचो। ये पूरा सीखने का प्रोसेस है, क्योंकि पहले हमको आपके अंदर होम्योपैथी का फेज डेवलप करना था। अब आपको इस जर्नी में और आगे लेके चलना है। Sensation as if heart is grasped in the vice, heavy, dragging and outward urging in the pelvis. पेट भारे भारे लगे छे, पेड़ूमा भारे भारे लागे छे, ऐसे सिम्टम बोलते हैं आ मरीज आके। माटी खसी गई छे, ख्याल आवे छे? मतलब prolapse of uterus or prolapse of the vagina, heaviness sensation in the abdomen or sensation as if something will come out। अगर ऐसा मिलता है, मेनोपोजल कंडीशन है, तो हर बार सेपिया नहीं सोचना है, लिलियम टिग भी सोचना है। बैकवर्ड पेन फ्रॉम आईज टू ऑसिपुट, हार्ट टू स्कैप्यूला, आगे से पेन होके पीछे की ओर जाना, कहीं पे भी, आइज से लेके पीछे की ओर हो, हार्ट से लेके बैक की ओर हो, एब्डोमेन से लेके बैक की ओर हो और पेल्विस से लेके बैक की ओर हो। तो इंडिकेशन दूसरा क्या हुआ? इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द रीनल स्टोन। उनमें पेन कैसा होता है? आगे से लेके पीछे की ओर जाना, हॉट है, थर्स्टी है, राइट साइडेड रीनल स्टोन है और मेनोपॉज के दौरान कंप्लेन हुई है, तो वहां पे लिलियम टिग भी सोचना है। सो हर बार राइट साइडेड स्टोन का मतलब लाइकोपोडियम नहीं होता है। हम ही आपको बोल रहे थे कि राइट साइडेड स्टोन, हॉट पेशन, खत्म केस, लाइकोपोडियम दे दो, और हम ही आपको बोल रहे हैं कि हर बार लाइकोपोडियम नहीं होता है। पता चल रहा है?
ये जर्नी है, लर्निंग इज द प्रोसेस, यहाँ पे आगे तक चलना है। इनडिफरेंस अबाउट एनीथिंग डन बाय हर, डिस्पोज टू कर्स एंड स्पीट, बार बार थूकना। आपके बार पेशेंट आया है, आप देख रहे हैं, कंटिन्यू ऐसा करता रहेगा, या तो ऐसा करता रहेगा, या तो चुटिया है, बाल बड़े हैं, ऐसा करता रहेगा। कहीं पे भी अगर स्पिटिंग मिले तो वहां पे लिलियम टिग सोचा जाना चाहिए। कर्सिस मीन्स कसमें खाना, श्राप देना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये हो जाएगा। पता चल रहा है? तो अगर कोई बंदा है वो ऐसा बोल रहा है, अगेन हिस्टेरिया इज अ कॉमन, हिस्टेरिया के अंदर भी लिलियम टिग सोचना है। तो क्या होगा, हिस्टेरिया होता है, फिर उनके अंदर भगवान आ जाते हैं और फिर भगवान आपको श्राप देते हैं। अगर इस तरह के कुछ इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी लिलियम टिग सोचा जाना चाहिए। और स्पेशली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ इन द प्रेगनेंसी और एट द मेनोपोजल कंडीशन। हाँ, उसका मतलब क्या होता है, कुछ दूसरों के लिए खराब इच्छना, गलत सलत नहीं, उसका यहाँ इंटेंशन से मतलब है। सही और गलत मोरली होता है, आपके लिए जो गलत हो सकता है वो इनके लिए सही भी हो सकता है, लेकिन इंटेंस उसका गलत, इंटेंस कैसा होना कि जिसमें दूसरे का बुरा हो। श्राप इसी को कहा जाता है। नास्पीटी है तू, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, डाकैन है, तेरे घर में तो ऐसा हो जाएगा, तेरे को कीड़े पड़ेंगे, ऐसी चीजें होती हैं, और तब जाके वहां पे लिलियम टिग सोचना है। तो इन सब को कर्सिस के अंदर लिया जा सकता है, और ऐसा भी लिया जा सकता है, मैं फलाना ढिकना तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, हम छू, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी कर्सिस के अंदर आएगा। किसी को बुरा बोलना, ज्यादातर गांव के अंदर ऐसा होता है कि कई कपल्स को संतान नहीं होते हैं, तो कुछ बूढ़ी औरतें उस लेडी को बहुत अनाप शनाप बकती हैं, उन सब को कर्सिस के अंदर लिया जा सकता है। कर्सिस का मतलब इंटेंशंस के साथ है, उसका इंटेंशंस कैसा होना, सामने वाले का बुरा हो जाए वैसा होना, उसको कर्सिस कहा जाता है। इतने माइन्यूट लेवल के ऊपर सोचना है, तभी जाके मेंटल्स लेना है। Bearing down and dragging down of wall abdominal content of the uterine region as to everything is coming out from the vagina, cross the limbs and press with the hand. So जब क्रॉस लिम्ब करके मरीज बैठे, शेपिया है नहीं, लिलियम टिग भी सोचना है। पता चल रहा है? माइंड, तो माइंड के अंदर मिलेगा हरीड फ्रूटलेस, मतलब क्या मतलब है इसका? हाँ, ऐसा, डॉक्टर साहब आई एम हरीड एंड आई वर्क अ फ्रूटलेस, प्लीज गिव मी अ लिलियम टिग। पेशेंट आके ऐसा बोलेगा। आप कब परसीव करेंगे कि ये फ्रूटलेस वर्क कर रहा है या तो ये हरीड है? हम आपको सिम्टम बताने नहीं आए हैं, यहां से निकलने के बाद आपको लिलियम टिग देना आना चाहिए। तो फ्रूटलेसली वर्क का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना, कुछ ना कुछ दूसरा। फ्रूटलेस वर्क दूसरी किस मेडिसिन के अंदर आता है? और एपिस के अंदर फ्रूटफुल वर्क आता है। एपिस मध बनाता है, हनी बनाता है, फ्रूट निकलता है, वो फ्रूटलेस नहीं होता है, फ्रूटफुल वर्क होता है। दूसरे किस में आएगा फ्रूटलेसली वर्क? फॉर्मिका रूफा, यह चींटियों में से बनती हुई दवाई। और चींटियां क्या काम करती हैं? इधर से उधर जाएंगी, उधर से इधर जाएंगी, कुछ भी उठा के ले जाएंगी, कुछ भी उठा के ले जाएंगी, बस। तो उस तरह का जो काम होता है उसको बोलते हैं फ्रूटलेस वर्क। और क्यों फ्रूटलेस वर्क? मगर वो क्यों करता है? उसको भी मालूमात है कि रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। एग्जैक्टली, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है,
तो उसको सेक्सुअल डिजायर उसको परेशान ना करे, तो इसके लिए क्या करेगा, वो वर्क करने को करेगा। लेकिन वर्क करने में कैसा है, हरीड है, वर्क तुरंत कर लेता है, तो काम तुरंत खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के बाद क्या करना है, कुछ न कुछ करना है ना। तो हमारे पास क्या था, एक हमारे गांव में मुखिया जी थे, उन्होंने भूत को पकड़ लिया और भूत की चुटिया काट दी। और फिर भूत ने उसको बोला, मैं अब तेरा गुलाम हूं, लेकिन तू मुझे कुछ काम दे, तू मुझे काम नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब फिर मुखिया जी टेंशन में आ गए। मुखिया जी ने भूत को बोला, चल मेरा खेत जोत दे। भूत ने 2 मिनट के अंदर आम छू किया और पूरा खेत अच्छा हो गया। फिर बोला, इसको अंदर बीज डाल दे। भूत ने फिर किया, आम छू, सारे बीज डल गए। अब मुखिया जी परेशान, भूत को काम क्या दे। मुखिया जी ने बोला, पानी भराओ। भूत गया, 2 मिनट में पानी भर के आ गया। अब क्या करना। फिर मुखिया जी ने अपना एक अच्छा सा बंदा था, बीरबल जैसा, उसको बुलाया। उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं मुखिया जी, एक काम कीजिए, अपने आंगन के अंदर एक खंबा खोड़िए। खंबा खोड़ा और फिर भूत ने बोला, अब क्या करूं, दूसरा काम ना बताऊं, तब खंबे पे चढ़ उतर जा, चढ़ उतर जा, चढ़ उतर जा। इस काम को बोलते हैं फ्रूटलेस वर्क। वॉक फास्ट, डजंट नो व्हाई। ज्यादा हरीड है ना, इसीलिए वॉक फास्ट है। कैन हार्डली स्पीक डिसेंट वर्ड टू एनीवन। डिप्रेस्ड विथ इंक्लिनेशन टू वीप। डिप्रेस्ड है, और डिप्रेस है तो रोना तो आना ही है, स्वाभाविक है। इरोटिक मतलब अगेन रोमांटिक, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। डिससेटिस्फाइड विथ हर थिंग्स मतलब डिससेटिस्फेक्शन टू हर ओन थिंग्स। मेरे गहने तो अच्छे नहीं हैं, मेरे गहने तो पुराने फैशन वाले हैं, मेरी साड़ी तो इधर की है, उसकी साड़ी तो कांजीवरम की है, मेरा पति अच्छा नहीं कमाता है, उसका पति अच्छा है, मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता है, उसका पति ध्यान रखता है, मैं तो कैसी अभागी हूँ, मेरा पति जल्दी मर गया, उसका पति अच्छा है, वो लोग तो 20 साल से साथ रह रहे हैं, मेरे को तो अपने पति का साथ सिर्फ 2 साल ही मिला। और अगेन डिससेटिस्फेक्शन एट द सेक्सुअल लेवल ऑल्सो। सो खुद को डिससेटिस्फाइड है, लेकिन आपको डिससेटिस्फेक्शन कब आता है, जब आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हो। अपने आप में डिससेटिस्फेक्शन नहीं आता है। सो एनवी ऑफ अदर्स, दूसरों से ईर्ष्या होना। पता चल रहा है, मेरा पति तो मर गया है, हमें तो सिर्फ 2 साल का ही संसार मिला, वो लोग 20 साल से रह रहे हैं, मेरी सासू ने मुझे ये नहीं दिया, मेरी देवरानी को तो ये दिया, मेरा पति नहीं है इसीलिए मुझे कोई पूछता नहीं है, उनको ये देते हैं, मेरे बेटे नहीं है इसीलिए मेरे को ये नहीं मिल रहा है, उसके बेटे हैं। सो पुराने जमाने में जब आप जाएंगे, एक राजा की बहुत सारी रानियां थी, राजा उसको बहुत मान देते हैं, मुझे नहीं देते, वो राजा की मानीती रानी है, मैं नहीं हूं। कंपैरिजन। और इसका प्रॉब्लम कहां पे है, सामने वाले में है या खुद में? उनका परसेप्शन ऐसा हो जाता है। सो इसीलिए डॉक्टर जेटी कैंट बोलते हैं, डिसीज स्टार्ट फ्रॉम पॉल्यूटेड थॉट्स। हमें ऐसे थॉट्स आए, वहीं से डिसीज की शुरुआत हो जाती है। Sits alone and broods over imaginary troubles। हमने परसों नाजा के अंदर भी यही देखा था। इमेजिनरी ट्रबल्स के ब्रूड्स मतलब दुखदायी घटनाओं, निराशाजनक घटनाओं के ऊपर कंटिन्यूअस थॉट करते रहना, और इमेजिनरी ट्रबल्स। अब मेरे तो बेटे हैं नहीं, मेरे पति भी स्वर्ग चले गए, अब मैं अकेली हूँ, तो मेरे देवर के बेटे हैं, वो लोग सब मेरा प्रॉपर्टी हड़प कर लेंगे, वो मेरे को ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। इस तरह की बातें सोचते रहना जिनका कुछ आधार नहीं है। एमोरस ड्रीम्स मतलब अगेन सेक्सुअल ड्रीम्स। क्यों? जो चीज को कॉन्शियसली सप्रेस किया जाता है, वही चीज सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एमोरस ड्रीम्स मिले तो वहां पे भी लिलियम टीग सोचा जाना चाहिए। कई दफा ऐसे मरीज हमें मिलेंगे कि जो आके, ये इनकी चीफ कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब अब तो भगवान भजने का उम्र हो चुका है, और इस उम्र में अब हमें ऐसे सपने आ रहे हैं, इस उम्र में ऐसी डिजायर्स हो रही हैं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर वो डिजायर के बारे में भी नहीं बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे ऐसे सपने आ रहे हैं। और वहाँ पे भी हमें
लिलियम टीग सोचना है। एक ही मेडिसिन है लेकिन अलग अलग पहलू के ऊपर सोचा जा सकता है। अगेन मेल्स के अंदर भी एंड्रोपोज के बाद सेम थिंग कंसीडर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार लिलियम टीग मतलब फीमेल के अंदर ही प्रिस्क्राइब करना। मेल्स के अंदर भी एंड्रोपोज की एज के अंदर एमोरस ड्रीम्स आना, सेक्सुअल डिजायर सप्रेस करना, अकेले बैठ के ब्रूडिंग करना और सबको श्राप देते रहना, ऐसा सब कुछ करना, तो वहां पे भी लिलियम टीग प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एग्रावेशन इन वार्मथ, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मिसकैरेज, कंसोलेशन, वॉकिंग। अब मिसकैरेज, सो आपको कहीं पे हिस्ट्री के अंदर एबॉर्शन मिले तो वहां पे लिलियम टीग भी सोचा जा सकता है। एमिलोरेशन फ्रॉम कूल ओपन फ्रेश एयर, अगेन एग्रावेशन इन वार्म रूम, एमिलोरेशन इन ओपन एयर, मेनोपोजल हॉट, पल्सेटिला के साथ साथ चल रहा है। व्हेन बिजी तो एमिलोरेशन लाइंग ऑन द बैक, पल्सेटिला अगेन लाइंग ऑन द बैक, क्रॉसिंग द लेग, तो इन सब में उनको एमिलोरेशन मिलता है। एपेटाइट, थर्स्टी बिफोर सीवियर सिम्टम, कुछ भी डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे को ऐसा है, कुछ भी होने वाला होता है ना तो मेरी प्यास बढ़ जाती है, मुझे अगले दिन ही पता हो जाता है कि कल मुझे बुखार आएगा। क्रेविंग फॉर स्वीट, सॉर एंड मीट, एवर्जन टू कॉफी एंड ब्रेड, कॉजेशन, सिम्टम फ्रॉम सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। पूरे का पूरा लिलियम टीग का जो पिक्चर है, अगर आप थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो पूरा थीम सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल ब्रूडिंग, इन सब के आजू बाजू ही घूमेगा। और क्यों? क्योंकि ज्यादातर अनमैरिड लोग, विडोज, डिवोर्सीज या तो ऐसे कपल्स कि जिनके अंदर सेक्सुअल और फिजिकल रिलेशंस नहीं हैं और सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करना पड़ता है, तो वहां पे लिलियम टीग सोचा जा सकता है। हॉस्टल्स के अंदर रहने वाले बच्चे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स हो, वहां पे भी लिलियम टीग सोचा जा सकता है। अनमैरिड, क्योंकि अभी मैरिज की एज 25, 27, 30 हो जा रही है, तो अनमैरिड लोगों के अंदर भी जिनका सेक्सुअल पार्टनर नहीं है तो वहां पे भी सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर सोचा जा सकता है। ऐसे लोग जो ऐसी जॉब करते हैं जिनमें उनको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ता है महीनों तक, वहां पे भी सप्रेस फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर लिया जा सकता है। ऐसे लोग जो अलग कंट्रीज के अंदर रहते हैं, काम करने के लिए अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो दोनों पार्टनरों को एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर के अंदर लिया जा सकता है। ऐसे लोग कि जो विडोज हैं, जिनका सेक्सुअल पार्टनर का डेथ हो चुका है, तो उनके अंदर भी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर लिया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको डिवोर्स हो चुका है और जिनके पास सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, तो उनके अंदर भी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर परसीव किया जा सकता है। ऐसे लोग जो साथ साथ तो रहते हैं लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके दौरान कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए वो पति पत्नी के तौर पे साथ साथ रहते हैं, तो उनके अंदर भी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर लिया जा सकता है। एट सर्टेन एज वाइफ या हस्बैंड बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट में चले गए हैं और वो अब ऐसा बोलते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब ये सब नहीं करने का है, लेकिन दूसरे पार्टनर को वहां पे इच्छा है, तो वहां पे भी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर लिया जा सकता है। हस्बैंड या वाइफ जिनको सेक्सुअल डिसफंक्शन है और तो दूसरे पार्टनर को बहुत इच्छा होती है और उनको सप्रेस करना पड़ता है, तो वहां पे भी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर लिया जा सकता है। और इन सब जगहों के अंदर आप लिलियम टीग सोच सकते हैं। क्लियर? धन्यवाद। जय होम्यो।